हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आपका पेपर कोड 107 है। और इसके पहले मैंने आपको जो है पेपर कोड 106 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल करा दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और कल मैंने जैसा कि बताया था कि आप लोगों को जो है जितने भी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसकी भी मैंने अलग से प्ले बना दी है चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो आपका ये पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने। और आप लोग अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, अगर आप लोगों को अच्छे परसेंटेज लाना है तो सबसे बेहतर। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं पेपर कोड आपका 107 है। और बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, इस बार आपका 2023 में होगा। और कब होगा अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कब तक आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में भी पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम आप लोगों का। यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और यहाँ पे पिछले साल आपका देख सकते हैं एग्ज़ाम आपका 27 जून 2022 को हुआ था। और इस बार भी आपका मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जिस प्रकार आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आते हैं 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, तो वही सेम आपका प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। और मिड टर्म एंड टर्म इसमें भी आप लोगों का होगा उसी प्रकार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि लब्धि आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि इसका फार्मूला क्या होता है, किसने दिया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया जेपी गिलफोर्ड अल्बर्ट विने जेएस ब्रूनो विलियम ईस्टर्न। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ईस्टर्न, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, 2 नंबर दिया कि निम्न में से विचलनशीलता के माप के रूप को कौन सही नहीं है। तो विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सही नहीं पूछा है। तो विचलनशीलता माप निकालने के लिए मापन के लिए आपका चतुर्थ विचलन होता है, परास भी होता है, मानक विचलन, ये सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन नमूना चयन त्रुटि नहीं होता है, इसलिए आपका नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, 3 नंबर दिया हुआ है कि अव्यवस्थित आंकड़ा जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसका बहुलांक पूछा है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़े भी होंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो इन तीनों से आप लोगों को हर एक मतलब कि जैसे बहुलक से एक क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को मिलेगा, और माध्य माध्यिका से भी एक एक क्वेश्चन देखने का आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे। तो जो आपका अव्यवस्थित आंकड़ा दिया है, इसमें से जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई रहती है वही बहुलक होता है, ठीक है। जैसे इस अव्यवस्थित आंकड़ा में देखिए कौन सी संख्या जो है ज़्यादा बार आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 6 6 3 बार आया, और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया, 3 से ज़्यादा नहीं आया, तो इसलिए आपका 6 ही क्या होगा इस अव्यवस्थित आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है कि कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। तो बताइए जड़ बुद्धि किसको कहा जाता है। तो जिसकी भी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होती है वह आपका जड़ बुद्धि में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि अव्यवस्थित प्राप्तांक, ठीक है, जो प्राप्तांक यहाँ पे देख सकते हैं का मध्यांक पूछा है, यानी आपका मीडियन कह सकते हैं और या कह सकते हैं आपका माध्यिका। तो इसका माध्यिका आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग निकालना जानते हैं तो निकाल लेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिखना रहता है। आरोही क्रम में मतलब कि सबसे पहले बड़ा, सॉरी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें आपका 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 12 है, ठीक है। अब इसमें आप लोग इसको एक एक कट करते चले जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बचा यहाँ पे 2, या तो 2 बचेगा या तो 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा कोई संख्या मान लीजिए, तो वह आपका वही आंसर हो जाएगा। 2 बचा है तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। तो यही आपका क्या होगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो विश्वसनीय माप है। तो मध्यमान दिया है, मध्यांक दिया है, बहुलक दिया है, प्रसार दिया है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो विश्वसनीय माप होता है वो आपका मध्यमान होता है, यानी औसत होता है, मीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की,
साथ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है। तो विचलन का विश्वसनीय माप का आपका प्रामाणिक विचलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, दिया है कि जब किसी x में वृद्धि करने पर चर y में वृद्धि होती है अथवा चर x में कमी होने पर y में भी कमी होती है, तो यह इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं। तो यह इस प्रकार का संबंध जो आपका धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। क्वेश्चन आपका 9 देख लेते हैं। 9 नंबर दिया है कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो कोटि अंतर का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो है दोष है। तो पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। तो यही होता है उत्तर में अनुमान लगाने की संभावना, ये आपका दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है। तो आपका वस्तुनिष्ठता भी आवश्यक है, विश्वसनीयता भी आवश्यक है और वैधता, ये तीनों आपकी आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर की बात की जाए कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया, वह परीक्षण क्या कहलाता है। तो वह परीक्षण आपका वैधता कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। जो जिसके लिए बनी है उसी का मापन किया जाएगा तभी आपका वैध होगा। ठीक है, इसलिए वैधता कहलाता है। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित आपका ज्ञान, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के संबंधित कौन कौन होता है। ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपका चरित्रीकरण नहीं होता है, ये आपका भावात्मक में होता है। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं, उत्तरों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, ये आपकी निबंधात्मक की विशेषता है। प्रश्नों का निर्माण करना आसान होता है, सही बात है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, यही आपका सही हो जाएगा। और परीक्षा का विचार अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है, तो नहीं पूछा है तो यही अंकन में वस्तुनिष्ठता होता है, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेते हैं। दिया है कि समंक इतना के लिए मध्यमान, मध्यांक व बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका आप लोग मध्यमान निकालिए। तो मध्यमान निकालेंगे, फिर मध्यांक निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है बहुलक, जैसे मैंने बताया कि सबसे जो ज़्यादा बार आया, तो 9 देख सकते हैं, 2 बार सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका बहुलक तो 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका मध्यमान निकाल लेंगे और माध्यांक निकालेंगे। तो सबसे पहले समांतर माध्य निकाल लीजिए, सबको ऐड करके जितना दिया है उसमें भाग देंगे, जितनी संख्या जितना बार आया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 सबको जोड़ कर 7 से भाग देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा, तो वो भी आपका 9 ही आएगा और माध्यांक भी आपका 9 ही आएगा। तो इसलिए आपका जो है करेक्ट आंसर फर्स्ट ए वाला हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग बताया, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर 10, फिर 17। तो कैसे करेंगे, इसको 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 काट देंगे, फिर इसको इसको काट देंगे, तो 9 बचा। तो यही आपका 9 है जो आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर की बात की जाए, किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है। तो किस में होता है, आपका सांख्यिकी में होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया है कि उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक के बीच का अंतर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, प्रसार या रेंज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक जो है अव्यवस्थित आंकड़ा दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 दे दिया, 5 6 9 20। ठीक है, अब इसका बताइए कि इसका जो है प्रसार कितना होगा। तो प्रसार कैसे निकालेंगे या रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या, तो पूछा है कि उच्चतम प्राप्तांक और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 इसका रेंज आ जाएगा, यानी 17 आपका आंसर होगा, प्रसार होगा। तो यही पूछा है कि सबसे उच्चतम प्राप्तांक और निम्नतम प्राप्तांक के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बुद्धि लब्धि की परिकलन का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला क्या होता है, मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। ठीक है, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आय आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा।
बुद्धि लब्धि आप लोगों को निकालना हो तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख सकते हैं। 19 दिया हुआ है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया आपका गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। अगला बात की जाए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो छात्रों की जो प्रगति का पता लगाना, यही आपका मूल्यांकन निर्माणात्मक यानी जो आपका फॉर्मेटिव होता है उसका जो है उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बात की जाए कि मापन के कितने स्तर हैं, तो मापन के आपके 4 स्तर होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका नामित मापन, ठीक है, और दूसरा होता है क्रमित मापन, तीसरा होता है अंतरित मापन, इसको याद रख लीजिएगा, एक होता है अनुपातिक मापन, ठीक है। तो ये 4 मापन के स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि भार कौन सा चर है, तो भार एक आपका सतत चर है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर की बात की जाए कि विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है, तो ये आपका नामित मापन है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर की बात की जाए कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों के लेने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ये आपका सम्मेटिव होता है यानी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अल्पकालीन के लिए तो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 देख लेते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे, तो आपके मुर्रे एवं मॉर्गन थे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो केंद्रीय वर्ती मान कितने प्रकार के होते हैं, तो केंद्रीय वर्ती मान आपके 3 प्रकार के होते हैं, माध्यम, माध्यिका और बहुलक। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता था, तो आपका व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए कि अल्पकालीन निर्णयों को लेने के लिए कौन से सहायक है, मैंने दीर्घकालीन के लिए बताया, तो दीर्घकालीन आपका योगात्मक मूल्यांकन और आपका जो अल्पकालीन होता है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात की जाए कि निम्न में से कौन सा मापन का स्तर नहीं है, तो मापन के स्तर मैंने आप लोगों को बताया, नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन, अनुपातिक मापन। तो इसमें से देखिए क्या नहीं है, तो आपका ये भी है, ये भी है, ये भी आपका समानुपातिक मापन नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। कितने प्रकार के होते हैं मापन के स्तर? 4 प्रकार के। 30 नंबर कि मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान जो आपका होता है यानी माध्यम, मीन कह सकते हैं, तो आपका प्राप्तांकों का जो औसत होता है उसे आप कहते हैं मीन। 31 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो अच्छे परीक्षण की जो विशेषताओं से भिन्न है यानी विश्वसनीयता होना चाहिए, अच्छे परीक्षण के लिए वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। अभी क्षमता जो नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर की रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है, तो रचनात्मक मूल्यांकन ये आपकी सतत मूल्यांकन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। 33 दिया कि रोसा एक प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए कि 2 चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक को जो परिसर है क्या है, तो आपका +1 से -1, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है, तो आपका माध्यिका होती है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। अब 36 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देख लेते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट निर्धारण की विधि है आपका विश्वसनीयता पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रसरण का जो सर्वाधिक अस्थायी माप है, तो प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप आपका मानक विचलन है। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है, तो ये आपका सूची है जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो ये आपका विश्वसनीयता गुणांक से। और लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है, यह उदाहरण है, तो ये आपका क्रम सूचक मापन का उदाहरण है, ठीक है। तो आपका नामित मापन भी बताया लिंग भेद के आधार पर। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, और इसके बाद हम लोग पेपर कोड 108 देखेंगे, ठीक है। 108 में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटी आपके कॉलेज पे कराई जाती है, और उसके बाद आपका 109 में ए और बी होता है, उसके भी आपके पेपर सोल्यूशन कराए जाएंगे।
उसके बाद आप लोगों का क्लास चालू होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।